चलिए, स्वागत है आप लोगों का बच्चे। और ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले ये बता दें ऑनलाइन में आप बच्चों को कि ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है बच्चे, आपके लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए? क्योंकि ये चुनिंदे प्रश्न हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एससीईआरटी के सारे प्रश्न जितने भी हैं आपको 11th-12th में एनसीईआरटी पूरा, ठीक है, 9th-10th को पूरा हमने कवर आउट किया है, तो ये मजा आएगा आपको करने में। और तो ध्यान में रखिए बच्चे, जितना ज्यादा आप इसको रिवाइज करेंगे, मेरी बातों को लिखेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। लिखना है आपको, प्रत्येक प्रश्न का जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा उसको नोट डाउन करते चलना है, तो मजा आएगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, देख लीजिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। एक क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश को समानांतर प्रकाश पुंज में बदलेगा। तो पहले तो दो बातें जान लीजिए, इसमें यहां पर तीन चीज है: अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, अवतल लेंस, सब कुछ है बच्चे। हम सब पर बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि एक बार बेसिक कंसेप्ट हम बना लेते हैं। ये देखिए, ये आपका उत्तल लेंस है बच्चे, उत्तल लेंस, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कौन सा लेंस है? तो ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में यदि यदि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो एक बिंदु पर फोकसित होता है। ध्यान में रखिएगा, ये एक बिंदु पर फोकसित होगा, यानी इट इज ठीक है फोकस्ड एट वन पॉइंट। और इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस। यानी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, ठीक है, आपको ये क्या होगा, मिलती है या आपको प्रधान अक्ष को काटती है, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं। अब इसका अपोजिट लेते हैं बच्चे। ये देखिए, एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकल रही है और ये प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान ये अवतल दर्प बोलते हैं उत्तल लेंस पर पड़ा तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर गमन करेगा। ये देखिए, फोकस से आती हुई प्रकाश की किरण जब, ठीक है, आपको उत्तल लेंस पर पड़ेगा तो ये क्या होगा, समानांतर गमन करेगा। ये भी देखिए, समानांतर गमन करेगा बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो क्लियर हो गया कि उत्तल लेंस, ठीक है, अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जब उत्तल लेंस पर पड़ेगा तो फोकसित होगा। अब फोकस से यानी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण, ठीक है, उत्तल लेंस पर पड़ेगा तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि समांतर प्रकाश पुंज कौन बनाएगा, तो उत्तल लेंस पक्का बनाएगा बच्चे। ये देखिए, ये समांतर किरण पुंज बनाएगा, पैरेलल बीम का निर्माण करेगा, पैरेलल बीम बनाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, समांतर किरण पुंज का निर्माण करेगा, समांतर किरण पुंज बनाएगा। कौन? तो बच्चे यहां से क्लियर हो गया, उत्तल लेंस तो पक्का है कि बनाएगा ही बनाएगा। अब आते हैं अवतल दर्पण पर बेटा। जरा देखिए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में भी क्या होता है, ये अवतल दर्पण है आपका, ये उत्तल लेंस था बच्चे, उत्तल लेंस था। और ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण एकदम याद रखिएगा, अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर चलती हुई प्रकाश की किरण जब पड़ती है तो क्या होगा कि परावर्तन के बाद फोकस की, ठीक है, फोकस से गुजरती है। यहाँ देखिए, ठीक है, ये फोकस से गुजरेगा बच्चे, फोकस से गुजरेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये फोकस से गुजर गया, तो एकदम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब अपोजिट ले रहे हैं इसका, इसका भी अपोजिट लेते हैं। ये देखिए, ये अपोजिट ले रहे हैं। क्या हुआ कि फोकस से, ये बिंदु स्रोत है, फोकस से जब प्रकाश की किरण पड़ी किस पर, तो अवतल दर्पण पर पड़ी, तो वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा। फोकस से जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पड़ी तो वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समानांतर गमन करेगा। तो ये देखिए बच्चे, तो दो चीज क्लियर हो गया। कौन कौन? तो एक अवतल दर्पण और दूसरा क्या, ठीक है, उत्तल लेंस। ये दोनों में क्या होगा कि प्रकाश की किरण जो है जब, ठीक है, बिंदु स्रोत से चलेगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। बिंदु स्रोत से चला प्रधान अक्ष के समानांतर, बिंदु स्रोत से चला प्रधान अक्ष के समानांतर होगा। तो दो बातें तो क्लियर होगी, अवतल दर्पण और कौन, उत्तल लेंस। ये दोनों में तो होगा ही होगा बच्चे। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कौन सा, तो एक देखिए अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या होता है, ये देखिए, ये आपका अवतल लेंस है,
बच्चे ये आपका अवतल लेंस है। और अवतल लेंस में जब भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी तो क्या होगा, ये देखिए, ये क्या होगा, तो अभिलंब से दूर भाग रहा है, ये प्रधान अक्ष से दूर भाग रहा, मुड़ रहा है, यानी प्रकाश की किरणें जो है वो फैलता है, ठीक है, आपको अपवर्तित हो रहा है, यानी स्प्रेड हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो कभी भी एक बिंदु पर नहीं आएगा। यानी अवतल लेंस में प्रकाश की किरण कभी भी एक बिंदु पर नहीं आता है बच्चे। तो ध्यान में रखना है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ से दो कंसेप्ट पकड़ के लाए हम। क्या कंसेप्ट पकड़ के लाए, तो बच्चे क्या पकड़ के लाए, तो अवतल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ध्यान दीजिए बेटा, उत्तल लेंस ये क्या करेगा, तो ये दोनों, ठीक है, अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं बच्चे, तो उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे, कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये क्या करेगा, तो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाता है, याद रखना बेटा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाने का कार्य करता है। प्रकाश की किरणों को कहां लाएगा, तो एक बिंदु पर लाता है, किरणों को एक बिंदु पर लाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, एक बिंदु पर लाता है। कौन, तो आपको कौन, तो अवतल, ठीक है, दर्पण और उत्तल लेंस। ध्यान में रखना बेटा, अवतल दर्पण का चित्र ये ऐसे बनाना है और उत्तल लेंस का चित्र ऐसे बनाना है। बच्चे तीन बातें और याद रखना है इसमें। यू को बोलते हैं क्या, इमेज, ये बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी ये हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन उत्तल लेंस में क्या होगा, तो बच्चे यहां भी यू क्या होगा, तो निगेटिव होगा, एकदम याद रखना बेटा। लेकिन यहां पर भी को बोलते हैं क्या, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब, एकदम ध्यान में रखना, प्रतिबिंब दूरी बोलेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी जो है, ठीक है, भी क्या होगा, तो अगर 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 ठीक है क्या है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक। तो भी जो है, भी अगर वास्तविक है तो भी क्या होगा, तो भी होगा, आपको ध्यान में रखना है, भी हो गया, ठीक है, भी वास्तविक अगर प्रतिबिंब है तो निगेटिव, और आभासी है तो भी का वैल्यू होगा, एकदम ध्यान में रखना बेटा, भी का वैल्यू होगा पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। और इसमें एफ क्या होगा, तो एफ यानी भी आपको दोनों चीज हो गया, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। जब भी पॉजिटिव होगा बच्चे तो एकदम याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा इमेजनरी इमेज, और निगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगा, एकदम क्लियर रखिए कंसेप्ट को। और यहाँ क्या होगा बच्चा, तो भी यहां भी पॉजिटिव होगा और निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज होगा बच्चे, ये उल्टा है बच्चे, और निगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं वर्चुअल होगा। और एफ क्या होगा बच्चे, एफ फोकस दूरी, तो ये ऑलवेज निगेटिव होगा। यहां देखिए फोकस क्या होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, एकदम याद रखिएगा। ये अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, बोलते हैं अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। चलिए बेटा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का पूरा कंसेप्ट मैंने यहां पर आपको बताया है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, अब एक और चीज बात करते हैं, ये आपको अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो बच्चे इसमें भी बात कर लीजिए, तो ये जो है ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, तो बच्चे प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, फैलाएगा, प्रकाश की किरण फैलाता है, प्रकाश की किरणों को कौन कौन, तो अवतल लेंस और उत्तल उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और क्या होगा बेटा, उत्तल दर्पण, ये दोनों क्या करता है, उत्तल दर्पण, ये दोनों प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या होगा, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, फैलाता है। तो यहां से क्या क्या सीखे, यहां से दो तीन बातें सीखे। पहली बात क्या सीखे, कि देखिए अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो बच्चे सिकोड़ने का काम करता है, एक बिंदु पर लाने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ध्यान में रखना बच्चे, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा। तो ये बातें याद रखना है, अवतल दर्पण और किसके संबंध में, उत्तल लेंस के संबंध में, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस के संबंध में, ये ध्यान में रखनी चाहिए। तो यू क्या होगा, निगेटिव, ठीक है, यहाँ पर एकदम याद ये भी रखना है आपको, एप क्या होगा, पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक और इसमें कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट, देखिए एक समतल दर्पण का भी कंसेप्ट है बच्चे, ठीक है, समतल दर्पण का भी कंसेप्ट है, उसको भी देखेंगे हम लोग। हाँ,
ये हो गया अवतल लेंस और ये क्या हो गया उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और क्या उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। बेटा दोनों क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करेगा, और सिकुड़ने का काम कौन करता है, उत्तल लेंस। क्लियर हुआ, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अवतल दर्पण को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। और ये हो गया क्या, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर बेटा कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। की बात है, ये ध्यान में रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछेगा यहां से प्रश्न। एक चीज और ध्यान में रखिए, क्या हम समतल दर्पण पर बात कर रहे थे, ठीक है बेटा, कौन दर्पण बात कर रहे हैं बेटा, समतल दर्पण। ये देखिए ये समतल दर्पण है, और भूलना नहीं है कभी भी, जब भी समतल दर्पण हो तो परावर्तक सतह समतल होगा। ठीक है, ये परावर्तक सतह क्या है, समतल है, प्लेन है। लेकिन तीन बातें, पहली बात बेटा, ठीक है, परावर्तक सतह समतल, एक जान गए आप लोग, सतह इसका क्या होगा, समतल होगा। और क्या, तो और क्या होगा, पावर, पावर पावर प्रकाशीय क्षमता, पावर यानी प्रकाशीय क्षमता जीरो होता है एग्जाम में, क्षमता जीरो। बच्चे फोकस दूरी क्या होगा, अनंत, फोकस दूरी अनंत, एकदम ध्यान में रखना है। फोकस दूरी आपको होगा इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट होगा फोकस दूरी, इनफाइनाइट। अब इमेज कैसा बनेगा, तो बेटा इमेज बनेगा, ध्यान में रखिएगा, इमेज कैसा बनेगा, इमेज मतलब प्रतिबिंब, कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा देख लेते हैं, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब मतलब इमेज, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, कैसा बनेगा बेटा, सीधा। और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो पार्श्व परिवर्तित बनेगा, बायां का दाया, दाया का क्या होगा बायां, पार्श्व परिवर्तित, यानी इसको बोलते हैं लेटरल इनवर्सन, पार्श्व परिवर्तित बनता है। यानी लेफ्ट का गया कहाँ, राइट, और राइट का गया कहाँ, तो लेफ्ट जाएगा, एकदम ध्यान में रखिए, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट जाएगा। यानी देखिए ऐसे देखिएगा ना, ऐसे देखिएगा ना, तो क्या होगा, ये मान लीजिए बी रखे हैं, ठीक है, तो ये इधर रखे, बी रखे हैं, तो कैसा दिखेगा बी, बी दिखेगा ऐसा बेटा, ठीक है, ये है, तो ये दिखेगा जस्ट अपोजिट ऐसा, है ना। यानी लेफ्ट का चला गया राइट, राइट का क्या चला गया, लेफ्ट चला गया। ठीक है, मान लीजिए पी है, तो पी कैसा दिखेगा, ऐसा पी दिखेगा, ठीक, उल्टा दिखेगा। और क्या होगा, आकार बराबर होगा बच्चे, दर्पण के पीछे उतना ही पीछे जितना सामने वस्तु रहेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे उतना, उतना जितना सामने वस्तु, जितना सामने वस्तु, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चे, तो ये तो बात हो गई, ठीक है, उतना ही पीछे बनेगा जितना सामने वस्तु है। और फिर क्या बताए, आकार क्या होगा, बराबर, आकार वस्तु के बराबर। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार किसके बराबर होगा, वस्तु के बराबर हो, वस्तु के बराबर, एकदम ध्यान। क्या क्या क्वालिटी देखे बेटा, क्या क्या क्वालिटी देखे, तो पहला क्वालिटी देखे क्या, कि कैसा बनेगा, सीधा, आभासी, आकार क्या बताए, बराबर, आकार क्या बराबर, किसके, वस्तु के, एकदम ध्यान में रखना है। फिर क्या बताए, दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना सामने क्या होगा, वस्तु रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि 1 मीटर सामने वस्तु है, कितना मीटर है, 1 मीटर सामने वस्तु है, तो दर्पण के, तो प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा बेटा, 1 मीटर पीछे बनेगा, है ना। ठीक है, तो अब एक तरफ से रिपीट कीजिए बच्चे, परावर्तक सतह कैसा होगा, समतल होगा, प्रकाशीय क्षमता कितनी होगी, जीरो होगी, फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत, प्रतिबिंब का क्वालिटी क्या क्या होगा, वस्तु के बराबर आकार का, और दर्पण के क्या बनेगा, उतना ही पीछे जितना सामने क्या होगा, वस्तु होगा। ठीक है, और एक लास्ट में क्या बताए, पार्श्व परिवर्तित होगा, बाया का दाया, दाया का बाया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है, हाँ, वो दूसरा चीज है। ठीक है, वो प्रतिबिंब का क्वालिटी नहीं है, क्या है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बस दर्पण का आकार वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। ठीक है, तो वो अलग चीज है बच्चे, नहीं अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का।
सब सिंपल चीज है। याद देख बेटा, अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश समानांतर प्रकाश पुंज में बदल जाएगा। तो बच्चे अवतल दर्पण और उत्तल लेंस देखिए, ठीक है, बिंदु स्रोत से आया प्रकाश की किरण, बिंदु स्रोत से आया प्रकाश की किरण समानांतर हो गया, उत्तल लेंस में हो सकता है। यहां देख लीजिए, उत्तल लेंस में ऐसा काम हो सकता है, ठीक है। और फिर देखिए, बिंदु स्रोत से आ रहा प्रकाश की किरण समानांतर हो गया, हो सकता है कौन सा में, अवतल दर्पण में भी हो सकता है। क्या जी उत्तल दर्पण में हो सकता है? नहीं, क्यों? क्यों? ये देखिए उत्तल दर्पण है बेटा, ये देखिए, ये प्रकाश की किरण चला, ये फैला दिया इसको, एक बिंदु पर आ रहा प्रकाश की किरण, नहीं आ रहा, फैला रहा है, ये संभव नहीं है। अवतल लेंस में भी नहीं संभव है, क्योंकि ये देखिए फैला रहा है प्रकाश की किरण, नहीं होगा। अब कह रहा है एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, दो समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखा है, क्या जी, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित कीजिए, इस पर कीजिए, और ये प्रकाश की किरण 90 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, ये भी संभव नहीं है। एक बिंदु से आता हुआ नहीं होगा, दो बिंदु से आता हुआ इसमें होगा। कितना बिंदु से आता हुआ होगा? दो बिंदु से, ठीक है। एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखे दो समतल दर्पण, दो बिंदु से आता हुआ प्रकाश की किरण लगेगा, एक बिंदु यहाँ है और दूसरा बिंदु क्या है, ये देखिए, ये समतल दर्पण है ना, दो बिंदु से आता हुआ लगेगा, एक बिंदु से आता हुआ नहीं लगेगा, दो बिंदु, तब ये समानांतर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अवतल दर्पण उत्तल लेंस, अवतल लेंस तो होगा ही नहीं होगा, अवतल दर्पण हो सकता है, तो ऑप्शन कौन सही होगा? केवल समझ में आया या नहीं आया? पक्का ना? ठीक है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन, सब मस्त मस्त क्वेश्चन है बच्चे। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए, ये समझ में आया ना, एक दूसरे से 90 डिग्री पर रखा दो समतल दर्पण, ये दोनों समतल दर्पण 90 डिग्री पर रखा हुआ है, तो यहां से प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहां से चला, यहां से क्या होगा, परावर्तित हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर लगेगा। कौन कौन? ये प्रकाश की किरण 1 और प्रकाश की किरण 2, ये दोनों समानांतर होगा, यानी दो बिंदु से आता हुआ प्रकाश की किरण होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 10 मिलीमीटर लंबी कोई सुई, कोई बात नहीं, किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है, कोई बात नहीं है, इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी निकाली। क्यों नहीं है, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो पहले बच्चे आपको देखना पड़ेगा कि आवर्धन क्षमता, ध्यान दीजिए बच्चे, आवर्धन क्षमता किसी भी दर्पण का क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता होता है क्या, तो माइनस भी बटा यू, भी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी, यू क्या है, तो वस्तु दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब दूरी बटा क्या हुआ, वस्तु दूरी, दूरी बटा क्या, वस्तु दूरी, लेकिन निगेटिव में यही पर क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई बटा क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई, ये भी होता है एक फॉर्मूला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, हो गया ना बेटा, ये निकल गया। तो यहां से आवर्धन क्षमता आप आसानी से निकाल सकते हैं, किस दर्पण का, अवतल दर्पण, निकल गया बेटा, क्या निकल गया, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, निकाल लीजिए, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ क्या है, आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ, हाइट ऑफ इमेज भी दिया हुआ है ना, ठीक है, कि 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर लंबी किसी सुई किसी अवतल दर्पण के सामने, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और रखी गई, इस सुई का 5 मिलीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनता है, तो ये क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज हो गया, ठीक है, के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है बच्चे, बनता है, ये प्रतिबिंब दूरी भी आपको दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, कोई बात नहीं है। ये क्या दिया हुआ है, तो ये आपको दिया हुआ है क्या, भी दिया हुआ, यू आपको निकालना, फोकस दूरी निकालना, तुरंत निकल जाएगा बच्चे। चलिए आप देखिए क्या करते हैं, एम का मान पहले निकाल लीजिए, हाइट ऑफ इमेज कितना है बच्चे, 5, अब बटा कितना, 10, ठीक है, बरा बोलते हैं 5 बटा 10 बराबर क्या, तो माइनस भी का वैल्यू कितना है, तो माइनस, अब देखिए सामने बनता है, कहां बनता है,
सामने बनता है। बच्चे ये अवतल दर्पण है, ध्यान देना बच्चे, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, कोई बात नहीं। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। और अभी से याद रखेंगे, जब तक अब क्लास चलेगा तब तक क्या बात याद रखना है? 3 बातों को याद रखना है कि जैसे ही अवतल दर्पण आए, अवतल दर्पण एकदम गांठ बांध के रख लेना है। यू का मान निगेटिव होता है, ठीक है, एफ का मान निगेटिव होता है। यू का मान क्या होगा? निगेटिव, और एफ का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, एकदम ध्यान में रखना बेटा। अब देखिए ये हो गया, इसके सामने प्रतिबिंब बनता है, ये देखिए ये आपका एफ है, इसके सामने प्रतिबिंब बनता है, तो बच्चे यहां मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब इसके सामने बना तो ये भी निगेटिव होगा। ये देखिए ये हम ऐसे खींचे तो इधर लेंगे क्या? पॉजिटिव, इधर क्या होगा? निगेटिव, इधर एक्स होगा, इधर क्या होगा बच्चे? एक्स डैश होगा। ये ना होता है एक्स और एक्स डैश, इधर जो भी डिस्टेंस मापेंगे सब क्या होगा? निगेटिव होगा। तो सामने बन रहा है तो भी का मान निगेटिव हो गया, और सामने बन रहा है तो भी का मान क्या होगा? निगेटिव। बोल रहा है ना क्वेश्चन में, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के कहां बन रहा है? सामने बन रहा है, तो भी निगेटिव होगा। और जब भी निगेटिव हो, अभी तुरंत पढ़ाए थे आपको, भी अगर अवतल दर्पण में निगेटिव होता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। देखना बेटा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, एकदम याद रखिएगा। भी निगेटिव तो प्रतिबिंब वास्तविक, रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा, रियल इमेज बनेगा, एकदम याद रखना है, रियल इमेज बनेगा। तो अब देखिए क्या होगा, यहां से पकड़िए तो -30 दिया हुआ बेटा, -30 है ना। अब बटे यू तो निकालना है, यू निकालना है, तो यू ऑलवेज निगेटिव होता है, तो इसको भी निगेटिव ले लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 5/10 को बेटा करिए, कितना हो जाएगा? यू का मान निकल जाएगा, तो यू को इधर कर दीजिए, यू को उधर कर दीजिए, ठीक है। तो यू बराबर माइनस, ठीक है, 30 हो गया गुना 10/5, या 30 दूनी कितना? 60, -60 सेंटीमीटर निकल गया। यू का मान निकला कि नहीं निकला? देख, अब क्या निकालना है? अब निकालना है आपको क्या? एफ का मान, फोकस दूरी बोल रहा है निकालने के लिए। किसका मान बोल रहा है? फोकस दूरी निकालने के लिए। तो अब क्या करेंगे बेटा? तो दर्पण सूत्र आपको पता है अच्छे से, क्या पता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र जल्दी बताइए। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर क्या? 1/f, है ना। अब f निकालना है बेटा, v और u पता है ऑलरेडी, नहीं निकल जाएगा, तो दिस इंप्लाई 1/f बराबर क्या होगा? तो 1/v, v का वैल्यू कितना है? अभी तुरंत निकाला था बेटा, -30 निकाले थे ना। अब प्लस माइनस क्या? माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -60 निकला कि नहीं निकला? निकल गया। आप देखें निकलिए, 60 और 30 का एलसीएम कितना? 60, ठीक है, 30 दूनी, ठीक है, 60 -2, 60 का 60 -1, ठीक है। एफ बराबर क्या हो गया? तो -60/3 उल्टा कर दिए बेटा, एफ निकालने के लिए क्या हो गया? -20 सेंटीमीटर। निगेटिव हो, एफ का मान ऑलवेज निगेटिव होता है। अवतल दर्पण में एफ का मान ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव। देख बेटा, यहां लिखे है ना कि एफ का मान ऑलवेज क्या होगा? निगेटिव, है ना। क्लियर हुआ? ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखना है, क्लियर एकदम। देखिए तो ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। उल्टा नहीं करेंगे, एफ निकालेंगे ना जी, उल्टे के तो इसको भी तो उल्टा करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो माइनस कितना निकलेगा आपको? 20 सेंटीमीटर। एक बेटा आंसर है 20 सेंटीमीटर, यहां देख लेते हैं, -20 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? पक्का ना? मजेदार है या नहीं है? एक क्वेश्चन देखिए कितना चीज बताता है। अब यहां से क्या सीखे हम लोग? पहला सीखे क्या? आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन। क्या सीखे बेटा? मैग्निफिकेशन सीखे। क्या होता है मैग्निफिकेशन? -v/u, या प्रतिबिंब दूरी बटा क्या? वस्तु दूरी, या क्या? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमने क्या सीखा? तो यहाँ अवतल दर्पण, ये कंसेप्ट एकदम पकड़ के रखना है हमेशा। अवतल दर्पण में बोल, वस्तु दूरी क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। फोकस दूरी क्या होगा? निगेटिव, ठीक है। तो एकदम ध्यान में रखना है, और इससे हमने सॉल्व आउट कर लिया। दर्पण सूत्र बताइए क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर क्या होगा? 1/f। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छी बात है भाई साहब। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि चित्र में किसी प्रकाश की किरण माध्यम
ए से माध्यम बी में गमन करता है, तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी किसका निकालना है अपवर्तनांक? अब तो हम जानते नहीं अपवर्तनांक, आप जानते कि नहीं जानते हमको नहीं पता है, लेकिन हमको पता है कि कैसे निकालना है। तो बेटा दो बातें, अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है बच्चे? ये होता है म्यू बराबर साइन आई बटा क्या, साइन आर होता है, या म्यू बराबर, ठीक है, सी बाय भी होता है। यानी ये क्या है? ये है आपतन कोण का ज्या, और ये क्या है? अपवर्तन कोण का ज्या है। का अनुपात को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। क्या हुआ? आपतन कोण का ज्या, कोण का ज्या या मतलब साइन, बट अपवर्तन कोण का ज्या के अनुपात को, कोण का ज्या का अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। और फिर नीचे क्या लिखे बेटा? कि अपवर्तनांक बराबर क्या? निर्वात में प्रकाश का वेग बटा क्या, माध्यम में प्रकाश का वेग। एकदम याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो बच्चे मेरे याद रखना है, अपवर्तनांक कहेंगे। अब देखिए अपवर्तनांक, ये कोण किसके साथ होता है? कोण किसके साथ होता है? तो होता है अभिलंब के साथ में। किसके साथ होगा? अभिलंब के साथ में होगा। एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, किसके साथ होगा कोण? अभिलंब के साथ में। और ठीक है, ये अभिलंब के साथ में कोण होगा। कोण हमेशा किसके साथ होता है? अभिलंब के साथ, ठीक है। चलिए, अभिलंब के साथ कोण होता है। किसके साथ कोण को लिखेंगे? अभिलंब के साथ। कभी भी कोण जो है वह आपको किसके साथ नहीं होता है? बच्चे आधार के साथ नहीं लेंगे, जब भी कोण लेंगे तो अभिलंब के साथ लेते हैं। यानी ध्यान दीजिए मेरी बात। अब हम क्या कह रहे हैं? हमको निकालना है किसका? अपवर्तनांक निकालना है। किसका? तो किसका निकालना बेटा अपवर्तनांक? तो हमको निकालना है माध्यम ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? माध्यम बी। किसका अपवर्तनांक निकालना है? माध्यम बी का निकालना है। किसके सापेक्ष निकालना है? ए के सापेक्ष निकालना है ना। माध्यम ए का अपवर्तनांक किसके साथ निकालना है? बी के सापेक्ष निकालना है। बी के सापेक्ष निकालना है, ध्यान में रखिएगा बेटा। जिसके साथ निकालना है उसको ले लेते हैं, ठीक है। माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के साथ निकालना है। चलिए ये देखिए, आई ए के सापेक्ष बी का निकालना है। तो पहले लिखेगा क्या? ठीक है, पहले लिखेगा, ठीक है, ध्यान में रखिए बेटा, पहले लिखेंगे हम लोग क्या? तो ये देखिए, ये कितना डिग्री का कोण है? साइन 60 डिग्री। हाँ, और दूसरा कौन है जी? साइन 45 डिग्री है या नहीं है? साइन 45 डिग्री है। तो लेकिन ये गया किससे? इससे गया, या ना। तो ए का बी पहले लिखिए, साइन 45 डिग्री, अब बटा क्या? साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। अभिलंब के साथ कौन होता है? किसके साथ कौन होता है? अभिलंब के साथ। देख बेटा, साइन 45 का मान क्या हुआ? 1/√2। साइन 60 का मान क्या हुआ? साइन 60 का मान हुआ √3। अब बटा क्या? 2 को ऊपर ले लीजिए, 2 को क्या लीजिए? ऊपर लीजिए, ठीक है। √3/2, तो √2 इंटू √3 बटा क्या है बेटा? साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होगा? √3 बटा क्या होगा? 2। साइन 30 का मान होता है कितना? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2, ठीक है, हो गया ना। चल, अब देखिए बेटा क्या होगा, अब देखिए क्या होगा। चूंकि हमको किसके किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? पहले देखिए, पहले आपको पता है कि म्यू अगर हम ए बी लिखते तो ए के रेस्पेक्ट में बी का निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको निकालना क्या है? बी के रेस्पेक्ट में ए का। तो साइन 45 साइन आई बटा साइन आर लेते हैं, ठीक है। साइन ए आई बटा साइन आर लेते हैं, तो इसको पलट देते हैं हम लोग, तो आ गया क्या?
2 बटा क्या √6 आ गया। √3 गुना √6 कर दिए। अब क्या करेंगे बेटा, ऊपर में √3 गुना कीजिए, ठीक है, नीचे में भी √3 गुना करते हैं, ठीक है। ऊपर में क्या होगा, √3 गुना करेंगे, नीचे में भी √3 गुना कीजिए, तो ये मान कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर से करते हैं इसको, थोड़ा सा देखिए इधर, देख बेटा इधर देख मेरे तरफ, क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किससे किस में जा रहा है प्रकाश की किरण, हमने पहले ही बताया है साइन आई बटा क्या होता है साइन आर, साइन आई बटा क्या होता है साइन आर। तो साइन आई कौन है, तो ये है, तो पहले निकालिए इसको, ठीक है। कितना साइन आई है, कितना साइन 60 डिग्री, आर कितना है जी साइन 45 डिग्री है ना बेटा। ये किससे किस में जा रहा है, ए से बी में, तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये निकालिए। अब देखिए वैल्यू पहले निकालिए इसको, कितना हो गया बेटा, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√2 है ना, ऊपर लेके चलिए, √3 गुना √2, अब बटा कितना 2, कोई दिक्कत है इसमें। अब ऊपर गुना कीजिए, इसके √2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, √2 से, नीचे भी क्या करना पड़ेगा √2 से गुना करना पड़ेगा, या √3 से गुना कर दीजिए ऊपर में, तो √2 कितना हो गया 2, तो 2 क्या हो गया, ये काट दीजिए, क्या बचा ऊपर में, ऊपर में बचा √3, नीचे में कितना बचा √2, तो √3/√2, यहां हमको लगता है ये मिसिंग है, √3/√2, आंसर मारिए ए नंबर, √3/√2 कर लीजिए बेटा, √3 क्या √2 मिसिंग है हमको लगता है, √3/√2 करिए इसको, हाँ बेटा रूट कर लीजिए इसको, ये देखिए ए ना आ रहा है, इसको अगर ऊपर में √2 गुना करते हैं, नीचे में भी √2 गुना कर दीजिए, √2 कट गया, क्या बचा नीचे, ये √2 पर गया था तो 2 बचा, नहीं √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये √2 पर गया ना जी, ये √2 पर गया, तो नीचे क्या बचा √3/2, ऊपर में √2 चलाएगा, √3 गुना √2 अब बटा 2, तो ये पहले से ही है, √2 गुना कर दिया ऊपर नीचे, तो √2 हो गया, 2 कट गया, तो √3/√2 यानी √3 क्या हुआ 2 आएगा आंसर, ध्यान में रखिए √3/2 कर लीजिए आंसर, ठीक है। चल बेटा, तो आसान क्वेश्चन है, किसके रेस्पेक्ट में किसको निकाल रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में बी का निकाल रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, कोई प्रकाश की किरण दर्शाए गए अनुसार माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है, किससे में प्रवेश कर रहा है बेटा, माध्यम ए से, किस में प्रवेश कर रहा है, माध्यम बी में प्रवेश कर रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा जरा, माध्यम ए से किस में प्रवेश कर रहा है, माध्यम बी में। बच्चे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात को, यहां अभिलंब से और यहां अभिलंब से, ठीक है बच्चे, कौन सा कोण ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, ऊपर वाला क्या है कम है, यहां देखिए ये θ1 है, यहां क्या हुआ θ2, यानी ये अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है, ध्यान में रखिए बेटा, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि बेटा रे म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटा क्या साइन आर होता है, ये मैंने कहा था। देखिए और यहां आर का मान जितना कम होगा अपवर्तनांक का मान उतना ही क्या होगा, बच्चा इधर देखिए मेरे तरफ, क्या कह रहे हैं कि आर का मान जितना कम होगा उतना ही क्या होगा म्यू का मान अधिक होगा, यानी मैं कह रहा हूं कि ठीक है आपको अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण या अपवर्तन कोण बोलते हैं इसको, अपवर्तन कोण जितना कम अपवर्तनांक का मान उतना ही क्या होगा अधिक, अपवर्तनांक का मान अधिक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, अधिक होता है, हायर होगा, हायर वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू उतना ही क्या होगा अधिक होगा, एकदम ध्यान में रखना इसको, इस पॉइंट को बच्चे। और अपवर्तनांक जितना कम होगा उतना ही तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा, अपवर्तनांक जितना कम होगा उतना ही तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा अधिक होगा, एकदम ध्यान में रखिए बेटा। और फिर क्या, अपवर्तनांक जितना कम होगा उतना ही कम मुड़ेगा, चलिए देख लीजिए, ये θ1 θ2 होगा। अब क्या कह रहा है,
अगर कोई प्रकाश की किरण दर्शाएगा अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक, बच्चे इसका अपवर्तनांक क्या हो, मान लीजिए म्यू1 है, इसका अपवर्तनांक म्यू2 है, तो इसमें तो कम हो रहा है, तो इसका म्यू2 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान मैंने कह दिया है कि जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, आपको ज्यादा होगा। यानी म्यू वन लेस देन म्यू2, यानी आपको इसका मान अगर हम म्यू1 बटा म्यू2 करें, म्यू2 बटा म्यू1 करें, तो इसका मान ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि म्यू2 का मान ज्यादा है किसकी अपेक्षा, म्यू1 की अपेक्षा। इसीलिए आंसर क्या होगा बेटा, 1 से अधिक होगा, क्योंकि 1 से कम होता तो वैल्यू क्या होता, कम जाता, अपवर्तनांक का मान अधिक होगा। ठीक है, हाँ म्यू से अपवर्तनांक को, लेमडा से तरंग दैर्घ्य क्या हुआ, वेवलेंथ, ये तरंग दैर्घ्य हो गया बेटा, तरंग दैर्घ्य, और ये क्या होगा, तो अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक है, एकदम मजेदार है। जवाब क्वेश्चन है, यहां से क्या क्या और सीखे बच्चे, ध्यान दीजिएगा जरा, और क्या क्या सीखेंगे हम यहां से एक दो चीज और सीखेंगे, क्या सीखेंगे, तो याद रखिए, एक फॉर्मूला है कॉची इक्वेशन, कॉचीज इक्वेशन, ये क्या कहता है, ये भाई साहब कहता है कि देखिए अपवर्तनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ही अधिक होगा, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम उसका अपवर्तनांक क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसका अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। ये भी यहां से सीख सकते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, रंग का तरंग दैर्घ्य कम, अपवर्तनांक अधिक होता है, अधिक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, अधिक होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और बैगनी का क्या होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे कम होता है। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, आंसर सर अपोजिट है, नहीं बेटा अपोजिट नहीं है। ठीक है, पिछले क्वेश्चंस में आप बेटा एकदम ध्यान में रखिए कि क्या कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है, ठीक है क्लियर रखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को, क्या होगा, ये छूटा हुआ है बच्चे, ये जो है ये आपका छूटा हुआ ऑप्शन। ठीक है, तो ये √3/2 ले लीजिए, ये √2/3 होगा, ठीक है, √1/2 होगा, या ये √2 होगा, ऐसे करिए, ये रूट छूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, √2 ले लीजिए, आसान है। तो माध्यम ए की अपेक्षा इसमें गया, ठीक है, चूंकि माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालना है किसकी अपेक्षा, तो ए की अपेक्षा, इसीलिए पहले साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो क्लियर रखिएगा इस कंसेप्ट को। चल बेटा आगे देखते हैं, यहां मैंने कहा कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा बेटा, सबसे, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का अपवर्तनांक क्या होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, जो आपको एकदम, चूंकि अभी हम बेसिक बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन के साथ बेसिक बता रहे हैं। हाँ, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, अधिक, अधिक अधिक, अपवर्तनांक कम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक, अपवर्तनांक क्या होगा, कम, अपवर्तनांक, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक, अपवर्तनांक कम होता है, कम होता है। ठीक है, और बैगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सर्वाधिक, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। कितना होता है बच्चे बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, 3900 एंगस्ट्रॉम, और लाल रंग का कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम। ये भी ध्यान में रखिए बेटा। एक चीज और, जो मेरे तरफ देखिएगा जरा, ये देखिए, ये हम 7 कलर ले लें, VIPBY और क्या, R लीजिए, ये कभी भूलिएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए मेरे तरफ बच्चा लोग। ये तरंग दैर्घ्य हो गया कितना, 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर, एकदम ध्यान में रखिए, 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर हो गया, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहे हैं बच्चे, ठीक है, ये वायलेट है और क्या है, रेड है, ये तरंग दैर्घ्य है 400 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर। और यहां देखिए, सबका वेग जितना भी है, सबका वेग की बात कर रहे हैं, वेग
सबका वेग किसमें? तो निर्वात में, निर्वात में एकदम याद रखना बेटा, निर्वात में c बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है सबका वेग, सबका। ठीक है, माध्यम में वेग, देखिए बेटा माध्यम में वेग, माध्यम में वेग क्या होगा? तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका वेग अधिक। ये भी एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, वेग अधिक होगा। तो सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? लाल रंग का, लाल रंग का वेग होगा, एकदम याद रखना है, सबसे अधिक होगा, लाल रंग का वेग सर्वाधिक होगा। चलिए, लाल रंग का वेग सर्वाधिक होगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा बच्चे? आवृत्ति की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इधर से इधर जाएंगे, घटेगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो याद रखना है, वेग निर्वात में सबका क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन सबका वेग धीरे धीरे घटना प्रारंभ हो जाएगा। है ना बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट? बोलिए कि दृश्य प्रकाश कितने प्रकार के? कौन कौन? VIBG, YOR। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका? लाल का। ठीक है, माध्यम में सबसे ज्यादा वेग किसका होगा? लाल का। ठीक है, माध्यम में सबसे ज्यादा वेग लाल का, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आवृत्ति नियत रहता है, क्या बदलेगा? तरंग दैर्ध्य। जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक उसका वेग अधिक होगा। आगे देखते हैं, क्या देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या कि 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। पहले ठीक है, लेंस की क्षमता पर बात कर लेते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता क्या होगा? लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो बच्चे 100/f। अगर f किस में हो? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में हो, या 1/f यदि f किस में हो? मीटर में। बच्चे लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, क्षमता का मात्रक क्या होगा? तो मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर होता है। ठीक है, और ये क्या होगा? प्लस डी होता है। प्लस डी किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। और माइनस डी किसके लिए? तो अवतल लेंस के लिए। ध्यान रखना बेटा, ये है कॉन्वेक्स और ये क्या है? कॉनकेव है, कॉनकेव है, एकदम ध्यान में रखिएगा, कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए प्लस डी और कॉनकेव लेंस के लिए क्या हुआ? माइनस डी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, इसका कह रहा है 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। चलिए निकाल लेते हैं। P बराबर क्या हुआ? तो 1/0.25, पॉइंट उड़ाइए ऊपर में, कितना देंगे? 100। तो बच्चे 25 चौका कितना? 100 प्लस डी 4D, सही है। अब क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमने कहा है हमेशा क्या होगा? धनात्मक, बोले ना, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। फिर देखिए 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होता है। गलत है, क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता है। अवतल लेंस 0.25 मीटर अवतल लेंस की प्रकाशीय क्षमता 4 डायोप्टर है बच्चे, 4 डायोप्टर होती है। तो अवतल लेंस में निगेटिव होना चाहिए, तो निगेटिव है नहीं, ये भी गलत हो गया। 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर होती है, ये भी सही है। तो कौन कौन यहां पर सही हो गया? 2 ठो सही हो गया। कौन कौन? बी और डी, ए और डी दोनों सही होगा, ए और डी दोनों सही होगा। तो प्रकथन आपको 2 सही है, लिख लीजिए इसको। प्रकथन ए और डी सही है, ए और डी आपको क्या है? सही है। फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता, ठीक है, +4 डायोप्टर होती है, ये सही है, क्योंकि हमने कहा कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होगा? प्लस में, और ठीक है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा? माइनस में। चल बेटा,
0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4, ये हो ही नहीं सकता कि उत्तल लेंस निगेटिव हो ही नहीं सकता है। फिर देखिए 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता +4 अडेप्टर, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है, अवतल लेंस में निगेटिव होता है। तो 2 सही है बच्चे, यानी एक से अधिक कथन यहाँ पर सही होगा, ए और डी, ए और डी। ये एक से अधिक कथन वाला ये क्वेश्चन है। तो हाँ, ई नंबर में आंसर चला जाएगा, ई करिए इसका आंसर। अब क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कौन सा चॉइस क्वेश्चन है? कहा माइनस में आ रहा है, अवतल लेंस कह रहा है ना बेटा, माइनस में होगा। अवतल लेंस हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। उत्तल लेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो। चल आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होता है? आवर्धन याद रखिए बच्चे, तो वाहन में पीछे कौन सा दर्पण लगता है? वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए, पश्च दृश्य देखने के लिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिए बेटा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखिएगा। किस दर्पण का प्रयोग करेंगे भाई साहब? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता, ध्यान में रखिएगा, उत्तल दर्पण का क्या क्षमता बच्चे? आवर्धन क्षमता। दर्पण का आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, ये हमेशा क्या होगा? क्षमता एम लेस देन +1 होता है, लेस देन +1, एकदम ध्यान में रखिए बेटा, आवर्धन क्षमता हमेशा लेस देन +1 होगा, लेस देन +1 होगा, ठीक है। और इसकी दृश्य क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा, इसका दृश्य क्षमता या इसकी दृश्य क्षमता सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, एकदम याद रखना बेटा, सर्वाधिक होता है। तो क्या होगा? एक से कम हमेशा होगा, एक से अधिक होगा जी नहीं, क्योंकि ये देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है। आवर्धन क्षमता, कहीं भी वस्तु आएगा इस रेंज में तो सबका प्रतिबिंब कहां बना देगा? तो बच्चे ध्रुव और फोकस के बीच बना देगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक से कम, हमेशा क्या बोले, एम का मान क्या होगा? हमेशा +1 होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे, ठीक है, कल के क्लास में मिलेंगे।